11वीं कक्षा भूगोल विषय में आपका स्वागत है। हमारी पुस्तक चल रही थी फंडामेंट्स ऑफ फिज़िकल ज्योग्राफी, भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत। तो इसमें हमारा दूसरा चैप्टर चल रहा था द ऑरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। इस वीडियो सीरीज़ की आगे वाली वीडियो लेकर मैं हाज़िर हुआ हूँ। तो चलते हम सीधा टॉपिक के ऊपर। तो 11वीं कक्षा भूगोल विषय का ये दूसरा चैप्टर है। इससे पहले हम एक बार क्विक रिकैप कर लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा है। हमने इससे पहले पहले लेक्चर में ये दो थ्योरी पढ़ी थी। आरंभिक सिद्धांत थे और एक आधुनिक सिद्धांत थे, जो इस यूनिवर्स की और हमारे सौरमंडल की उत्पत्ति को लेकर थे। उसके बाद हमने दूसरे वीडियो में तारों की फॉर्मेशन, ग्रहों की फॉर्मेशन और सौरमंडल, ये तीन टॉपिक और पढ़ लिए थे। अब ये हमारी नेक्स्ट वीडियो है। तो इसमें मोस्टली हम जो है इस वीडियो में ये टॉपिक कवर करने की कोशिश करेंगे। और अगर ज़्यादा लंबा वीडियो होता हुआ दिखा तो हम जो है मैक्सिमम 3 टॉपिक इसमें कवर करेंगे, और हो सका तो आगे ज़रूर करेंगे। तो हम चंद्रमा, पृथ्वी का उद्भव और स्थल मंडल का विकास, ये 3 टॉपिक तो कम से कम पढ़ेंगे। तो हम चलते हैं सीधा अपने इस चैप्टर के ऊपर। तो इससे पहले हम रिकैप कर लेते हैं। तो हमने ये 3 थ्योरीज पढ़ी थी। अद्वैतवादी, एक तारक परिकल्पना; द्वैतवादी, द्वैतारक या दो से ज़्यादा तारों से जो सौरमंडल का जो है निर्माण हुआ, तो ये इसके बारे में बताती है। उसके बाद हमने पढ़ी थी आधुनिक बिग बैंग थ्योरी, जो जॉर्ज लेमेत्रे के द्वारा दी गई थी। तो उसके बाद ये हमने कुछ थ्योरीज पढ़ी थी, तो इनके नाम काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके लिए, और नाम ही आपसे पूछे जा सकते हैं, और बाकी तो इसमें से कुछ नहीं पूछा जाएगा। लेकिन ये जो बिग बैंग थ्योरी है, इसके को लेकर जो है 5 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है आपके फाइनल एग्ज़ाम में, और लगभग मिलता है। तो बिग बैंग थ्योरी को आप अच्छे से करना। उसके बाद हमने तारों के निर्माण के ऊपर चर्चा की थी, किस तरीके से जो है तारों का निर्माण एक नेबुला से होता है, निहारिका से होता है, और निहारिका किस तरीके से धीरे धीरे एक संघन पिंड के रूप ले लेती हैं, और उससे जो है जिसका सेंटर जो है बन जाता है, सॉलिड पॉइंट जो बनता है उसका सेंटर, उसी को तारा का नाम दिया गया, तारा बन जाता है। और वही ग्रह के आसपास जो फैला हुआ मैटर था वो आ, ग्रह बन जाते हैं, तारे के ग्रह बन जाते हैं। इस तरीके से हमने उसके बाद सौरमंडल के बारे में पढ़ा था। तो सौरमंडल के ये 8 ग्रह हैं, और सौर परिवार के और जो अन्य सदस्य हैं उनके बारे में पढ़ा था। इसमें हमने इन 8 ग्रहों की विशेषताएं के बारे में जानने की कोशिश की थी। कौन से आंतरिक ग्रह हैं और कौन से बाहरी ग्रह, और उनकी विशेषताओं को यहाँ पर हमने समझने का प्रयास किया था। आगे हम आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चंद्रमा। तो चंद्रमा के विषय में हम जानेंगे। चंद्रमा जो है एक इकलौता पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है। और उपग्रह क्या होता है? कोई भी ऐसा जो है प्राकृतिक तत्व कह सकते हो, जो किसी ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाने वाला आकाशीय पिंड क्या कहलाता है? उपग्रह कहलाता है। और हमारे उपग्रह का नाम है चंद्रमा। अब चंद्रमा की जो उत्पत्ति है या चंद्रमा कैसे बना, तो उसको लेकर 2 अलग अलग विचार हमारे सामने हैं। तो पहला है सर चार्ल्स डार्विन है, इसने बहुत ज़्यादा योगदान दिया है। तो इसने चांद को लेकर भी अपनी एक थ्योरी दी थी। तो ये डार्विन के विचार हैं। डार्विन क्या कहते हैं, पृथ्वी जो है काफ़ी तेज़ी से घूम रही थी, तो घूमने की वजह से इसके बीच से कुछ मैटर जो है वो बाहर की तरफ पिचक जाता है, और जैसे ये दिखा रखा है दूसरी पिक्चर में। और फाइनली ये इस घुमाव की वजह से ये मैटर जो है पृथ्वी से अलग हो जाता है। तो ये पृथ्वी है और ये पृथ्वी से मैटर अलग हो गया। तो इस तरह से जो है पृथ्वी जो है सॉरी चंद्रमा का निर्माण हुआ। और ये चंद्रमा जो है कहाँ से धरती से अलग हुआ था? जहाँ आज प्रशांत महासागर है, पैसिफिक ओशियन है, तो उस जगह से जो है चांद पृथ्वी से अलग हो गया। तो काफ़ी लोग इसकी आलोचना भी करते हैं। तो लेकिन ये एक विचार है, तो आपको इसके बारे में जानना चाहिए था। एक बार फिर से रिकैप कर लेते हैं।
सर जॉर्ज डार्विन क्या बोलते हैं, पृथ्वी इतनी तेज़ी से घूम रही थी, घूमने की वजह से उसके प्रशांत महासागर वाले क्षेत्र से कुछ मैटर जो है आ, पृथ्वी से बाहर चला जाता है और पृथ्वी के चारों ओर घूमने लगता है, जिसको चंद्रमा का नाम दिया गया है। तो इस तरह से इसके अलावा चंद्रमा की उत्पत्ति को लेकर एक और विचारधारा है, और जिससे द बिग स्पेलेट कहा गया है। तो ये विचार के अनुसार पृथ्वी से के उपग्रह चंद्रमा की उत्पत्ति जो है एक बड़े टकराव का नतीजा है, जिसे द बिग स्पेलेट कहा गया है। अब क्या कहा माना जाता है, मंगल ग्रह से 3 गुना बड़ा एक ग्रह जो है आकाशीय पिंड पृथ्वी से टकराता है, और उस टकराव की वजह से पृथ्वी का एक हिस्सा पृथ्वी से टूटकर पृथ्वी के चारों ओर घूमने लग जाता है, और जो आज वर्तमान का चंद्रमा है। और चंद्रमा के निर्माण की जो घटना है ये लगभग 444 अरब वर्ष पहले हुई थी। और ये घटना को काफ़ी हद तक सही भी माना जाता है, क्योंकि जो पृथ्वी की रोटेशन है वो पहले इस तरह थी, तो इस टकराव के बाद पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर 66.5 डिग्री झुक भी जाती है। तो ये जो टकराव है उसी का नतीजा है, जिसकी वजह से इस धरती के ऊपर विभिन्न प्रकार की ऋतुएं बनती हैं। आगे चलते हैं। आगे हम देखते हैं जो वर्तमान जो पृथ्वी है इसकी जो एवोल्यूशन, इसका जो विकास है वो कैसे होता है। तो जो वर्तमान स्थिति में पृथ्वी है तो ये कैसे बनी। तो जैसे ही पृथ्वी का निर्माण होता है, जो ग्रह बनते हैं तो वो गर्म सूर्य की तरह गर्म गोले होते हैं, और धीरे धीरे ये ठंडे होते हैं। ठंडे होने से यहाँ से बहुत सारी गैसें रिलीज़ होती हैं, बहुत सारी गैसें इससे इस ग्रह से बाहर निकलती हैं। जैसे कोई भी गर्म पदार्थ ठंडा होता है तो उसमें से भाप निकलती है, उसी भाप को वो एक तरह की गैस ही है। तो वो भाप में जो है मोस्टली जो है आरंभ में हाइड्रोजन और हीलियम ज़्यादा थी, और धीरे धीरे वो अलग होकर वायुमंडल में चली जाती हैं। इस तरीके से अन्य प्रकार की गैसें जो हैं वायुमंडल में जाना आरंभ कर देती हैं, और पृथ्वी जो है ठंडा होना शुरू हो जाती है। तो जो गैसें बाहर निकली हैं तो उसमें उससे वायुमंडल बन जाता है, और जो एक सॉलिड धरातल बनता है तो उससे स्थलमंडल बन जाता है। और जब बारिश जो है गैसों के निकलने की वजह से उसमें से हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ये दो गैसें जब वायुमंडल में मिलती है तो वापस धरती के ऊपर बारिश के रूप में गिर जाती है। तो पानी जो है बड़े बड़े गहरे गड्ढों में जो है भर जाता है, जिससे जो है एक स्थल मंडल बन जाता है। तो ये तीनों मंडल किस तरीके से बने इनके बारे में हम आ, यहाँ पर जानेंगे। तो समय के साथ ऐसी घटनाएं और क्रियाओं के कारण चट्टानी, वीरान और गर्म सुंदर ग्रह जो है पृथ्वी सुंदर ग्रह में परिवर्तित हो गया, और जिसमें पानी और जीवन से दो इनके अनुकूल की वजह से जो है ये वातावरण उपलब्ध हो गया, जो जीवन के लिए एक आ, उत्तरदायी वातावरण था। तो लगभग 460 करोड़ साल के दौरान जो है पृथ्वी पर जीवन का विकास हुआ। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कई बार फाइनल एग्जाम में आया हुआ है। तो पृथ्वी पर जीवन का विकास कब हुआ, तो 460 करोड़ वर्ष पहले पृथ्वी पर जीवन का विकास हुआ था। और पृथ्वी की संरचना परतदार है, और अगर इसके भीतर जाते हैं तो इसके भीतर आपको कोर मिलेगा, फिर मेंटल, और उसके बाद धरातल मिलेगा। तो जैसे जैसे ये कोर है उसके बाद मेंटल, और उसके बाद जो सरफेस है धरातल है। तो जैसे जैसे आप इससे बाहर आ रहे हो तो वैसे वैसे इनका घनत्व कम होता जाता है। यहाँ पर जो मैटर है तो उनका घनत्व बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर जो मैटर है उनका घनत्व बहुत ज़्यादा है, और जो यहाँ पर है उसके अकॉर्डिंग कम है, और यहाँ पर जो मैटर है उनका घनत्व उससे कम है। तो जैसे जैसे हम बाहर की तरफ जा रहे हैं वैसे वैसे पदार्थ का घनत्व कम होता जा रहा है। तो इस तरीके से पूरी पृथ्वी जो है उनकी संरचना एक परतदार जो है संरचना आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट जो है स्थल मंडल का विकास। तो सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं स्थल मंडल का विकास कैसे हुआ।
तो स्थलमंडल के विकास की अगर हम बात करें तो जैसे जैसे पृथ्वी ठंडी होती है तो ठंडी होने से बहुत सारी गैसें जो है यहाँ से निकल जाती है और धीरे धीरे जो ऊपर वाली प्रॉपर्टी है वो कठोर होनी शुरू हो जाती है और जो कठोर भाग बना है उसी को हम स्थलमंडल कह देते हैं। अब स्थलमंडल जो है ये बनने में कुछ प्रक्रियाएं जो हैं और जो है इसमें निकली हैं या और इसमें से इसमें घटित हुई हैं उसके बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपको गुरुत्वाकर्षण के बारे में पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम गुरुत्वाकर्षण के बारे में ही जानते हैं। तो गुरुत्वाकर्षण बल एक ऐसा बल है जो कोई भी प्लानट है उसके सेंटर में का जो कोर है वो उसका शक्ति का स्रोत है। कुछ भी हम फेंकेंगे तो इसके भीतर की तरफ जाएगा, कुछ भी हम अगर हम फेंकते हैं तो इसके भीतर की तरफ जाता है, भीतर की तरफ आकर्षित होता है। तो ये जो कोई भी मैटर है कोई भी ऑब्जेक्ट अपने अंदर की तरफ खींचता है, इसी बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहा गया। या कोई एक ऐसा बल जो किसी को अपनी ओर आकर्षित करे उसको हम गुरुत्वाकर्षण बल कहेंगे। तो ये पृथ्वी के ऊपर जितना भी पदार्थ है वो भिन्न भिन्न प्रकार के घने सघन और हल्के पदार्थ के मिश्रण से बना है और बहुत सारे ग्रह जो है इसी तरीके से ग्रहाणु बनते हैं और ग्रह का निर्माण हो जाता है। तो पृथ्वी का भी जो रचना है इसी प्रक्रम में हुई है और गुरुत्वाकर्षण जो है ये भी इफ़ेक्ट डालता है किस तरीके से पृथ्वी की जो संरचना है वो परतदार होगी। तो इसमें आरंभ में तापमान वृद्धि और द्रव्य का गैस अवस्था, देखिए जितना भी मैटर था तो वो आरंभ में एक आग का गोला था तो उसमें से गैसें निकल रही थी, ताप कम हो रहा था। तो ताप वृद्धि की वजह से क्या हुआ, हल्का पदार्थ जो है वो ऊपर वाली लेयर में आ जाता है और जो भारी पदार्थ है वो उसके सेंटर वाली भाग में चला जाता है। तो इसी प्रक्रिया को विभेदन डिफरेंशिएशन की जो है प्रक्रिया कहा जाता है। तो जिसके हल्के और भारी पदार्थ का अलग अलग किया जा सकता है या अन्य प्राकृतिक रूप से होता है तो इसको हम विभेदन की प्रक्रिया कहते हैं। तो इस तरीके से तापमान में वृद्धि की वजह से धीरे धीरे जो भारी पदार्थ था जैसे कि लोहा निकेल वो सेंटर में चला गया और जो हल्का पदार्थ था वो अपने भार के अकॉर्डिंग बाहरी परतों में स्थापित हो गया। तो इस तरीके से पृथ्वी के ऊपर स्थल मंडल का निर्माण होता है और इसकी ऊपर वाली जो सतह है ये बिल्कुल सॉलिड हो जाती है और सॉलिड होने के बाद आज वर्तमान की जो पृथ्वी हमें देखने को मिलती है उसका स्थल मंडल हमें देखने को मिलता है। तो पृथ्वी पर परतों का विभाजन जो है दोबारा से एक बार फिर से होता है जब चंद्रमा बन का निर्माण होता है, चंद्रमा की उत्पत्ति होती है, तब एक भीषण टकराव होता है जैसे बिग स्पेल्ट कहा गया। तो उसके कारण भी दोबारा से पुनः एक बार विभेदन होता है, वापस जो भारी और हल्का पदार्थ है अपने भार के अकॉर्डिंग परतों में पृथ्वी के भीतर की तरफ जाने लगता है और इस तरीके से जो वर्तमान स्थिति में स्थल मंडल का निर्माण हो जाता है। आगे वाली अवस्था में वायुमंडल और जल मंडल का विकास, इसको हम पढ़ते हैं। वायुमंडल और जल मंडल का विकास, तो जैसा कि आप पहले पढ़ चुके हैं, पृथ्वी जो है आग का गोला थी और धीरे धीरे वो ठंडी हो रही थी। तो ठंडी होने के बाद उसमें से बहुत सारी गैसें जो है वो बाहर निकल रही थी। तो पहली अवस्था में कुछ हल्की गैसें जो हैं वो बाहर निकलती हैं जो सौर पवन के प्रभाव में आती हैं और पृथ्वी के वातावरण से बाहर चली जाती है। तो ये ज़्यादा हल्की गैसें थी जैसे हीलियम और हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन और हीलियम ये दोनों गैसें पृथ्वी के ज़्यादा हल्की होने की वजह से सबसे पहले निकलती हैं और वायुमंडल से पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को तोड़ते हुए इस वायुमंडल से बाहर चली जाती हैं। और दूसरी अवस्था में अगर हम बात करें, जो भारी जो गैसें थी और जलवाष्प ये निकलते हैं। तो ये गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव की वजह से ये पृथ्वी है और ये गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव की वजह से ये बाहरी वायुमंडल में टिक जाते हैं। तो ये गैसें जो हैं जो भारी हैं, जो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को तोड़ नहीं पाई, तो वो वायुमंडल में ही रुक जाती हैं और वायुमंडल का निर्माण करती हैं।
तो ये आरंभिक गैसें कौन सी थी? हाइड्रोजन और हीलियम। और बाद की जो भारी गैसें थी ये कौन कौन सी थी? इसमें जल वाष्प, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, अमोनिया और स्वतंत्र ऑक्सीजन तब बहुत ही कम थी। तो ये कुछ गैसें थी जो भारी थी और हमारे वायुमंडल में रुक जाती हैं। और इस तरह से ये सारी गैसें वायुमंडल में संघनित होने लगती है, काफ़ी लंबे टाइम तक संघनित होती रहती हैं और वायुमंडल का निर्माण करती है। तो वायुमंडल क्या है? वायुमंडल पृथ्वी के चारों ओर का जो वातावरण है, इसी को क्या कहा जाता है? वायुमंडल कहा जाता है। तो पृथ्वी है, पृथ्वी के चारों ओर का गैसीय जो वातावरण है, इसी को क्या कहा जाता है? एटमॉस्फेयर या वायुमंडल कहा जाता है। तो इस तरीके से वायुमंडल का निर्माण होता है। तो आगे हम चलते हैं। उत्सर्जन। तो जैसे जैसे ये पृथ्वी के भीतर से गैसें बाहर आ रही थी, तो वो गैसें में से हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये दो थी, और ऑक्सीजन भी उसमें से बहुत कम मात्रा में थी। तो तो जैसे ही वो गैसें बाहर निकल रही हैं, इसमें दो मेजर गैसें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो ये दोनों गैसें जैसे ही वायुमंडल में जाती हैं, तो वायुमंडल में जाकर ये दोनों गैसें H2O मिल जाती हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। यहाँ पर हाइड्रोजन के दो अणु है और एक अणु ऑक्सीजन का है, तो ये बन जाता है जल। तो ये दोनों गैसें संघनित होनी शुरू हो जाती है और बारिश के रूप में धरातल पर गिरती है। और जब ये गिर रही होती है तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस और मिल जाती है, तो जिसकी वजह से एकदम से तापमान में गिरावट आती है। जितनी ज़्यादा तापमान में गिरावट आती है उतनी ही ज़्यादा मात्रा में वाष्प ऊपर उठते हैं और ये प्रोसेस लंबे टाइम तक चलता है। तो जिससे जो है काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जो है पानी जो है ज़मीन पर बरसता है और वह पानी बड़े बड़े गहरे गड्ढों में भर जाता है। तो लगभग पृथ्वी की उत्पत्ति के लगभग 50 करोड़ सालों तक ये प्रक्रिया चलती है और भिन्न प्रकार के महासागरों का निर्माण होता है। जो गहरे गड्ढे होते हैं वो महासागर बन जाते हैं, तो उनमें पानी भरता रहता है। तो महासागरों का निर्माण जो है वो लगभग 400 करोड़ पहले हुआ था। तो ये आप इस तरीके से हमने जलमंडल भी बना लिया, स्थलमंडल भी बन गया और वायुमंडल भी बन गया। ये तीन मंडल बन चुके हैं। अब ये तीनों मंडल, जलमंडल, हाइड्रोस्फीयर, स्थलमंडल और आपका जलमंडल, वायुमंडल, स्थलमंडल और जलमंडल, ये तीनों मंडल जहाँ मिलते हैं वहाँ पर चौथे प्रकार का मंडल बनेगा। चौथे प्रकार का मंडल इस जगह पर बनेगा, ये इसका ट्रांजिशनल एरिया है, तो यहाँ पर बनेगा चौथा मंडल जिसे कहा गया है बायोस्फीयर। बायोस्फीयर कहा गया, तो यह हम जैव मंडल कह देते हैं, जैव मंडल। तो चौथे प्रकार का मंडल इन्हीं तीनों मंडलों के परिणाम स्वरूप बनता है, जिसे हम जलमंडल कहते हैं। और धीरे धीरे जो अंतिम अवस्था में जो हमारा चौथा मंडल है, जैव मंडल, वो बनता है। तो जैव मंडल मुख्य रूप से प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेटिक क्रिया जो है, फोटोसिंथेसिस क्रिया जो है, इसके माध्यम से प्रकाश संश्लेषण, जिस ये वो प्रक्रिया है जिसके माध्यम से सूर्य की लाइट के सहायता से धरातल से कुछ पोषक तत्व लेकर पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं। उस भोजन बनाने की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया कहते हैं। तो ये प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया जो है महासागरों में शुरू होती है। तो महासागरों में एक कोशिकीय जीव बनते हैं और फिर द्विकोशिकीय जीव बनते हैं। तो जिनके परिणाम स्वरूप जो है आ, महासागरों से धीरे धीरे ऑक्सीजन जो है वो उनकी जो है वायुमंडल में बढ़ोतरी होनी शुरू हो जाती है और वायुमंडल में ऑक्सीजन लगभग
200 करोड़ वर्ष पूर्व से जो है भरनी शुरू हो जाती है और इस तरीके से लगभग वायुमंडल में ऑक्सीजन पहुंच जाती है और भिन्न प्रकार के और कई तरह के जीव जंतु जो है धीरे धीरे विकसित हो जाते हैं। तो आगे हम चलते हैं। तो इसका आगे वाला पोर्शन है जीवन की उत्पत्ति, जो इसी अवस्था से संबंधित है। तो इस तरह से जो हमारी अंतिम स्टेज है, ये चैप्टर हमने लगभग पूरा कर ही लिया है। तो ये 2-4 मिनट का ही और वीडियो रहेगा। तो हम देखते हैं इसमें पृथ्वी की जो उत्पत्ति का जो वर्तमान जीवन की उत्पत्ति का अंतिम चरण इसमें हम पढ़ रहे हैं। तो इनके अनुसार सबसे पहले रासायनिक प्रतिक्रियाएं होती हैं धरातल के ऊपर महासागरों के बीच, और जिसमें जो है एक कोशिकीय जीव बनते हैं और उसके बाद कम्प्लेक्स कार्बनिक अणु बनते हैं, कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बनते हैं और धीरे धीरे इस तरीके से फिर मल्टी बनने के बाद अन्य प्रकार के जीव जंतु जो हैं विकसित होने शुरू हो जाते हैं। सबसे उसके उसके बाद जो है मछली वगैरह बनती है, फंगस बनती है और उसके बाद रीढ़ वाले जीव जंतु बनने शुरू हो जाते हैं, स्तनधारी जीव जंतु बनने शुरू हो जाते हैं। तो समय और मौसम के परिवर्तनों के अनुसार जीव जंतुओं में भिन्न भिन्न प्रकार के परिवर्तन दिखने लगते हैं और धीरे धीरे आज वर्तमान के विभिन्न प्रकार के जो जैव विविधता आज देखने को मिलती है। तो इस तरह की जैव विविधता विकसित हो जाती है जो तापमान और आर्द्रता के परिणाम स्वरूप जो है ये कंप्लीट पूरा जो जीवन चक्र है ये विकसित हो जाता है। तो आगे हम बात करते हैं। तो इसमें आप यहाँ पर बता रखा है। तो सबसे पहले जीव जो बनता है वो शैवाल के रूप में बनता है, और जब ये शैवाल का निर्माण हुआ था तो तब से जीवन का विकास माना जाता है। तो वो लगभग 380 करोड़ वर्ष पहले हुआ था। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण पॉइंट है। जब एक कोश के जीव बना था तो तभी से जो है जीवन का आरंभ होता है। तो ये टाइम पीरियड आपसे पूछा जा सकता है, जीवन का आरंभ पृथ्वी पर कब से शुरू हुआ है। तो लगभग 380 करोड़ वर्ष पहले पृथ्वी पर जीवन का विकास हुआ था। तो ये चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है। आशा करता हूँ इस वीडियो की हेल्प से आप कुछ हद तक जो है इस चैप्टर को समझ पाएंगे, और इसके बाद आपने खुद से बुक से ये चैप्टर पढ़ना है तो आपको पूरी क्लैरिटी मिलेगी। आप 100% आपको ये चैप्टर समझ में आएगा। तो तब तक पढ़ते रहिए, आगे वाली वीडियो जब तक नहीं अपलोड हो जाती। खुश रहिए, पढ़ते रहिए और अपने आप को इस कोरोना काल के पीरियड में सुरक्षित रखिए।